इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे पहला है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के वो एटम्स। इसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, सेम एलिमेंट के वो एटम्स जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर कैसा होता है? सेम होता है, बट डिफरेंट मास नंबर। लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। The atoms of same element which have the same atomic number but different mass number। एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है, they are called as isotopes। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया 1H1, 1H2, 1H3। 1H1, 1H2, 1H3 में आपने देखा जो एटॉमिक नंबर है Z वो तो सेम है 1, लेकिन जो मास नंबर है A वो आपका अलग अलग है। इसमें 1 है, दूसरे वाले में 2 है, इसमें 3 है। तो these three are called as the isotopes of each other। ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। पहले वाले आइसोटोप का नाम होता है प्रोटियम, इसको कहते हैं हम प्रोटियम। The second isotope 1H2 is called as deuterium and third isotope is called as tritium। So these are called as isotopes of each other। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक चीज और है, प्रोटियम को आप H से रिप्रेजेंट करते हैं, यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय H। ड्यूटीरियम को आप D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ट्राइटियम को हम T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पर ये आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार में एक बात ध्यान रखनी है, ये अलग अलग एलिमेंट्स के, दीज आर द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। ये अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। तो अलग अलग एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनका मास नंबर कैसा होता है? सेम होता है, बट एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपने लिया 18AR40, दूसरा लिया आपने 19K40, तीसरा लिया आपने 20CA40। आपने देखा इन तीनों एलिमेंट्स में आपका जो एटॉमिक नंबर है वो तो आपका अलग अलग है, लेकिन जो मास नंबर है वो सेम है। दैट्स व्हाई दीज थ्री आर कॉल्ड एज आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। तो ये मैंने आपको आइसोबार्स के बारे में बताया। अगला प्रश्न है आइसोटोन्स क्या होते हैं? द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये एटम्स होते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, दे आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स। जैसे 6C14, 7N15, 8O16। अगर आप इसमें न्यूट्रॉन निकालें तो ये 14 माइनस 6 कितना आएगा? 8। 15 माइनस 7 कितना आएगा? 8। इसमें भी न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 80, 16 माइनस 8, 8। आपने देखा इन तीनों एलिमेंट्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, 8 है। इसी वजह से दे आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं? द स्पीशीज का मतलब एटम्स या आइंस। द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर है 8, फ्लोरीन का 9, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13। आपको इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने, हमें पता है न्यूट्रल एटम में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, जो उसमें एटॉमिक नंबर यानी 8। 2 माइनस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करा दो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 10। ऐसे ही यहाँ पर भी 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम की बात की जाए तो टोटल मास नंबर, ये टोटल आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए,
और जितना प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो 11 में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन था 10। मैग्नीशियम में टोटल इलेक्ट्रॉन था 12, 2 प्लस चार्ज का मतलब 2 माइनस, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल्यूमिनियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर है 13, 3 प्लस चार्ज का मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दीजिए, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। तो यानी इन सभी स्पीशीज में आपने देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, इस वजह से इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, कि जो आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या क्या लिमिटेशंस थे, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या कमियां थी, उन कमियों की हम लोग बात करते हैं। एक्चुअली एक थ्योरी थी विच इज कॉल्ड एज क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस स्पेसिफिक थ्योरी ये माना गया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, कोई भी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल है, इट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अट्रैक्शन फोर्स। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, जब भी उस पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है तो उसमें लगातार टेंडेंसी होती है एनर्जी को लूज करने की इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जैसे मैं समझाना चाहूंगा आपको, आपने देखा ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये क्या है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर ऐसा है विच इज अंडर अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और विच मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अट्रैक्टिव फोर्स, तो ये क्या करेगा, तो उसमें टेंडेंसी होगी लगातार एनर्जी को लूज करने की। तो जब इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी को लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस लगातार अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, जब ये इसके चारों ओर रिवॉल्व करेगा तो इसका जो पाथ है ना, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता रहेगा। अट्रैक्शन होने की वजह से इसका जो पाथ है वो सर्कुलर के बजाय कैसा हो जाएगा, स्पाइरल हो जाएगा, स्पाइरल, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता रहेगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा तो आपका जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं एटम अनस्टेबल नहीं होता, एटम स्टेबल होता है। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो ये नहीं बता पाया एटम स्टेबल क्यों होता है। ये पहला ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी को एमिट करेगा तो जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, स्पेक्ट्रम। मैं समझाऊंगा आपको इस चैप्टर में स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम, तो जो आपको स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये माना गया मिलना चाहिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लगातार एनर्जी को एमिट कर रहा है तो बनने वाला जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन एटम के लिए जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है वो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। बताऊंगा मैं आपको लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो मिलना तो चाहिए था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम ऐसा क्यों होता है, व्हाई वी आर गेटिंग द लाइन स्पेक्ट्रम इन सच टाइप ऑफ केसेस, इट आल्सो कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ये दोनों कमियां थी। पहली कमी कि ये मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया कि एटम स्टेबल कैसे होता है। दूसरा जो आपका ड्रॉबैक था वो ये था कि एटम में जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है, इस बात का भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया बाय दिस मॉडल।